नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 5 के विषय में। भूगोल का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है जल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय के पहले पृष्ठ के पहले पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि जब भी हम जल की कल्पना करते हैं या जल शब्द को सुनते हैं अपने कानों से, तो हमारे मन में वर्षा की कुछ रिमझिम बूंदें, है ना, नल से निकलने वाला जल या फिर बहता हुआ जलप्रपात, नदी, इसके बारे में हम सोचने लगते हैं। अक्सर जब कई बार आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे या हम सभी जो हैं भरे पानी से भरे हुए गड्ढों में कागज़ की नाव जब तैराया करते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है ना। और लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम होने को आती है, गड्ढों में भरा हुआ जल, उसका स्तर या तो कम हो जाता है या फिर वह जल गायब हो जाता है। तो मन में यह प्रश्न उठता है कि यह जल कहाँ चला गया। भीतर मन में यह जवाब भी आता है कि शायद ज़मीन के अंदर चला गया हो। लेकिन इस अध्याय को पढ़ते हुए आप ये महसूस करेंगे कि पूरा का पूरा जल ज़मीन के अंदर नहीं जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सूर्य का ताप, है ना, सूर्य के ताप के कारण जो जल है वह हो जाता है वाष्पित, यानी उस जल का हो जाता है वाष्पीकरण। ठंडा होने पर यह जो जलवाष्प है ये संघनित हो जाती है और संघनित होकर के ले लेती है बादलों का रूप। यहाँ से दोस्तों यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या फिर मैं कहूँ कि समुद्र इस पर नीचे गिरती है। ठीक है दोस्तों, एक प्रक्रम को समझिए। जल जो है वो लगातार अपने स्वरूप को बदल रहा है। महासागरों से, वायुमंडलों से, धरती के बीच में चक्कर लगाता रहता है ना। तो यह जो पूरा का पूरा प्रक्रम है ना, जिसमें जल अपने स्वरूपों को बदल रहा है, वह भी लगातार अनवरत रूप से, इसे कहते हैं जल चक्र। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जल चक्र क्या होता है। और अच्छे से समझने के लिए आप इस चित्र को देखिए। ठीक है, देखिए किस प्रकार से सबसे पहले तो वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होने के पश्चात संघनन हुआ, फिर वर्षण हुआ और फिर ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं, जो हिमनद है उससे जल जो है बहता हुआ वापस नदियों में आकर के मिल गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जल चक्र क्या है यह आप भली भांति समझ चुके होंगे। इससे पहले दोस्तों कि अब हम और आगे बढ़ें, मैं एक शब्दावली की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है थलशाला। तो मैं आपको बता दूं कि छोटे घर के पौधे रखने का जो कृत्रिम अहाता होता है उसे कहा जाता है थलशाला। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक थलशाला के समान ही है। ठीक है, जहाँ पर जल शताब्दियों पूर्व से जो उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो जल का उपयोग आपके दादाजी ने, उनके दादाजी ने, उनके दादाजी ने किया, वही जल का उपयोग हम आज भी कर रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले, कई सौ साल पहले अमेज़न नदी में बहता हो। ठीक है ना, यह बिल्कुल संभव है क्योंकि जल का जो प्रवाह है वो जल चक्र से अछूता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो महासागर है और जो समुद्रों का जल है वह होता है लवणीय। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ना अधिकांश मात्रा में मिला होता है दोस्तों नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं खाने का नमक। खाने में जो हम नमक उपयोग करते हैं वह यही नमक होता है। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं थलशाला के बारे में दी गई छोटी सी जानकारी को। दोस्तों, एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा देने के लिए कहा जा रहा है। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगा दीजिए और पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो इससे हम यह समझ जाते हैं कि थलशाला किस प्रकार से जो है कार्य कर सकती है। हमने अपनी थलशाला स्वयं बनाई है ना, उस परिस्थिति में। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रमुख समुद्रों, झीलों और नदियों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है ना, तो चलिए इनमें से कुछ के बारे में जो महत्वपूर्ण है मैं आपको कुछ छोटी छोटी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ।
ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर दी हुई है ग्रेट बियर झील, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, मैंने निशान लगा दिया है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये उत्तरी अमेरिका के बोरियल जंगल की एक झील है, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में एक जंगल है बोरियल जंगल, उसकी यह एक झील है। ये पूरी तरह से कनाडा में स्थित है और वहाँ की मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी झील है, ठीक है। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील कनाडा, है ना, ये सब अमेरिकी सीमा पर स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका में चौथी सबसे बड़ी झील है और दुनिया की अगर हम बात करें तो उसमें 8वीं सबसे बड़ी झील है, ग्रेट बियर झील, ठीक है। इसी के ठीक नीचे यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ है ग्रेट स्लेव झील के बारे में। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक झील है और ये बहुत ही ठंडी झील मानी जाती है और इसका जो बेसिन देश है वो है कनाडा, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ के बारे में मैं आपको जानकारी इसमें दूंगा। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है विनिपेग झील, ठीक है ना। तो ये जो विनिपेग झील है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में स्थित है। वहाँ पर मध्य उत्तरी अमेरिका का जब जिक्र आता है तब हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जो है यह झील स्थित है। अगर मैं बात करूँ इसके क्षेत्र की तो ये लगभग आप मान लीजिए 9465 वर्ग मील का क्षेत्र है, ठीक है। और इसकी दक्षिणी नोक पर जो है दोस्तों विनिपेग शहर है ना, इसके लगभग 55 किलोमीटर उत्तर में यह है। यही कारण है कि इसे विनिपेग झील जो है कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए अमेज़न नदी, है ना। अमेज़न नदी के बारे में आपने ज़रूर पहले भी सुना होगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अमेज़न नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका से होकर के बहने वाली एक नदी है। और अगर मैं बात करूं इसके आयतन की तो आयतन के हिसाब से दोस्तों यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। याद रखिए मैं आयतन के बारे में कह रहा हूँ, आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अगर लंबाई की बात करेंगे तो उसके हिसाब से ये दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। दोस्तों ये ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया यहाँ से होकर के बहती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये पेरू के एंडीज़ पर्वतमाला से निकल करके पूर्व की ओर बहती है और मिलती कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और किसकी हम बात कर सकते हैं, जैसे ये कैस्पियन सागर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसके नाम से कंफ्यूज ना होना, है ना। कैस्पियन सागर से तात्पर्य ये सागर नहीं है, यह भी एक झील ही है, ठीक है। एशिया की एक झील है और इसका आकार बहुत ही बृहद यानी कि बड़ा है, इस कारण से इसको सागर कहा जाता है, ठीक है। मध्य एशिया में दोस्तों ये स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है उसके हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। याद रखेंगे ना आप, कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की तो 4,30,000 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी बाह्य गमन नहीं है ना, यानी ये कहीं भी मिलती नहीं है किसी नदी, समुद्र, सागर में जाकर के। और इसका जो भी जल है वो वाष्पीकरण के द्वारा ही सिर्फ बाहर जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे हाँ, काला सागर, इसकी हम बात कर सकते हैं दोस्तों। ये एक महाद्वीपीय समुद्र है ना, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप, कॉकेशस और अनातोलिया के प्रायद्वीप से घिरा हुआ है, ठीक है। नाम आपको सुनने में थोड़े दोस्तों अजीब लग सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि धीरे धीरे जब आप इन नामों को सुनते रहेंगे ना तो आप इन नामों से फेमिलियर हो जाएंगे। मेरा तात्पर्य ये है कि फिर ये आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है। दोस्तों बोस्पोरस की जल संयोगी मार्मरा सागर का जो नाम है यहाँ पर उल्लेखनीय है। मैं आपको बता दूं कि जो काला सागर है इसके जल में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस नक्शे के बारे में, है ना। कुछ महत्वपूर्ण जो है समुद्र, झीलों और नदियों की यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सबसे तो आप परिचित हैं ही। जो कुछ मुझे महत्वपूर्ण लगे उसकी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है ना। स्क्रीन पर मैं आपको ये चित्र पूरा दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने स्क्रीन अभी यहाँ पर छोटी कर दी है, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने अध्याय के अगले पृष्ठ की ओर, और समझते हैं कि आगे की कहानी क्या है। दोस्तों अब देखिए हमें जो है यहाँ पर सबसे पहले समझना है जल का वितरण, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं ये छोटा सा एक शीर्षक जो है, क्या आप
जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, यानी 1000 ग्राम जल में कितना नमक मौजूद है, इसी को हम कहते हैं लवणता। ठीक है दोस्तों, महासागर की अगर हम बात करें तो इसकी जो औसत लवणता होती है वो होती है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है जल का वितरण। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो पृथ्वी की सतह है ना, इसमें 3/4 जो इसका भाग है वो जल से ढका हुआ है। ठीक है ना, और वह धरती जिस पे हम रहते हैं, है ना, इस पर थल की अपेक्षा जल अधिक है और अनेक देशों में दोस्तों जल की कमी का सामना हमें करना पड़ता है। आपको ये बात थोड़ी सी विपरीत लगेगी कि इतनी अधिक मात्रा में जो है हमारे पास में जल उपलब्ध है, लेकिन इसके पश्चात भी कई ऐसे देश हैं जिनको जल की कमी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या पृथ्वी पर जितना भी जल मौजूद है वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है क्या? चलिए समझते हैं। इस तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया हुआ है। दोस्तों महासागर में जो जल है, ठीक है ना, महासागर में जो जल है वह है 97.3%। बर्फ़ की अगर हम बात करें तो वो है 2%। भूमिगत जल की अगर हम बात करें तो वो है 0.68%। और झीलों का अलवण जल या स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलों की अगर हम बात करें तो वो है 0.009%। और वायुमंडल में आप समझ लीजिए 0.0019%। और नदियों की अगर हम बात करें तो उसमें है 0.0001%। कुल मिलाकर के हो जाता है 100। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है कई देशों को जल की कमी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि जो पीने योग्य जल है वह तो बहुत ही कम है ना। इसीलिए हमें जल संरक्षण की महती आवश्यकता पड़ती है और हमें इन बिंदुओं पर चर्चा करनी होती है कि किस प्रकार से हम जल को प्रदूषित होने से रोकें और किस प्रकार से अधिक मात्रा में हम जल को जो है संरक्षित कर पाएँ। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आप जानते हैं शीर्षक के अंतर्गत कि इजराइल का एक मृत सागर है, वहाँ पे 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। दोस्तों यह बहुत ही अधिक है। ठीक है, और इसमें तैराक जो है वो प्लव कर सकते हैं, यानी कि उसमें वह डूबते नहीं हैं, सरल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो, क्योंकि नमक की अधिकता क्या कर देती है, इस जल को बहुत ही ज़्यादा सघन बना देती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दिया हुआ है एक छोटा सा यहाँ पर क्रियाकलाप, इसको मैं शब्दशः आपके सामने पढ़ता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें लेना है 2 लीटर जल। ठीक है, और हमें यह मान के चलना है कि पृथ्वी की सतह पर जल की जो भी पूरी मात्रा है, संपूर्ण मात्रा है, वह यही है। अब दोस्तों बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर उसे दूसरे कटोरे में रख देना है। अब बर्तन में जल निकालने के बाद में जो शेष बचा हुआ जल है वो बताएगा आपको कि ये लवणीय जल है, यानी वो जो जल बच गया है वो आपको कौन से जल की मात्रा बता रहा है, लवणीय जल की, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। अब दोस्तों यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें नमक खारा पानी है, अर्थात ये है ना। तो जो केवल मात्र 12 चम्मच आपने निकाला था, अब हमारे पास में उसी में संभावनाएं बची है। अब आगे देखिए, यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है ना। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। दोस्तों हम स्वयं देख सकते हैं कि जल की कितनी मात्रा का उपयोग हम कर सकते हैं। ये जो चित्र यहाँ पर दिया गया है यह इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है ना। यह बात तो सभी को पता होनी चाहिए कि हमारे लिए जल जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। जल के अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है जो हमारी प्यास को बुझा पाए। दोस्तों ऐसे में हमें ऐसा लगना चाहिए कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जल एक बहुत ही बहुमूल्य या मैं कहूँगा अमूल्य संसाधन है जिसकी हमेशा हमें जो है संरक्षण उसका करना चाहिए। देखिए ये अखबारों की कटिंग जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या है, ये अलग अलग जगह होने वाले जल की कमी को, फैल रहे जल प्रदूषण को और जल संरक्षण को बताने के लिए दर्शाई गई है। ठीक है ना। मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, बहुत सारी नदियों को सूखने का खतरा है ना। इसके बाद में लिखा है कि गंगा अमाउंट
10 डाइंग रिवर्स, ठीक है, यानी कि कितनी नदियाँ मर रही हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। जल हमारे लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को जिसका शीर्षक है महासागरीय परिसंचरण। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस पृष्ठ के दाईं ओर जो बॉक्स दिया गया है इसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। इसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं। दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, ठीक है ना, यानी उन्हें और ज़्यादा मजबूत किया जाता है। दोस्तों चलिए अब पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बताया है कि समुद्रीय तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, ठीक है ना। पुलिन पर नम बालू, ठंडी ठंडी हवाएं और आपको पक्षी उड़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना, और वायु में जो लवणीय गंध है, नमक की जो गंध आती है, और लहरों का जो संगीत है, ये सब कुछ जो है हमें बिल्कुल आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर सम्मोहित कर लेता है, ठीक है ना, और ऐसा ही प्रतीत होता है। बिल्कुल समुद्र के किनारे जब कोई मूवी में आप सीन देखते हैं, हीरो हीरोइंस चलते हैं, दौड़ते हैं, डांस होता, गाना होता है, या किसी को भी आप देखते हैं उस जगह पे, या कभी आप गए हों, आपकी कोई तस्वीर हो, आपकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हों, तो आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, है ना। दोस्तों ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागर का जो जल होता है वो हमेशा गतिमान रहता है, कभी भी वह स्थिर या शांत नहीं रहता, ठीक है ना। दोस्तों महासागरों की जो गतियाँ हैं उसको इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे हो गई, ज्वार भाटा हो गया, धाराएं हो गई आदि। यह चित्र आप देख रहे हैं, यह प्रशांत महासागर का चित्र है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं और इस शीर्षक को पढ़ते हैं तरंगे, है ना। अभी हमने देखा तरंगे, ज्वार भाटा वगैरह के बारे में, सबसे पहले तरंगे समझते हैं, लेकिन उससे भी पहले जानते हैं ये बॉक्स में दी गई जानकारी के विषय में। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, यानी कि पवन की वजह से। जितनी तेज पवन बहेगी तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। दोस्तों समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौटकर आ जाती है। जब महासागरीय सतह पर दोस्तों जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। यदि आपके सामने प्रश्न आ गया कि तरंगे क्या हैं, तब आप इसका उत्तर अब भलीभांति देने में सक्षम हो गए हैं, है ना, ठीक है। दोस्तों तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, क्योंकि पवन का जो वेग है वह बहुत अधिक होता है ना, तभी तो तूफान आया, और इसकी वजह से ये तरंगे जो हैं विशाल रूप धारण कर लेती है और इनके कारण हो सकता है दोस्तों अत्यधिक विनाश, ठीक है ना। यह पिछले अध्याय में भी आप देख चुके हैं, अध्याय 4 में, जिसका शीर्षक था वायु, और मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा तो मैं यह चाहता हूँ कि पहले आप वह वीडियो को देख लें। दोस्तों भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन हो जाना, यही सब कारण होते हैं महासागरीय जल के अत्यधिक विस्थापित होने के। दोस्तों इसके परिणाम से होता यह है कि 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठने लगती हैं और इन्हीं को हम कहते हैं सुनामी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी कि सुनामी क्या है, तो आप कहेंगे कि 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे जो है वही क्या कहलाती है, सुनामी कहलाती है, या सुनामी का रूप ले लेती है। दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा विशाल सुनामी जो है वह 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे दोस्तों 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं, और मैं आपको बता दूं कि 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है, जो पहले अंतिम बिंदु माना जाता था हमारे भारतीय क्षेत्र का, वह उसमें डूब गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी सुनामी के बारे में दी गई है, मैं इसको शब्दशः आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 नवंबर 2004, 26 नवंबर को हिंद महासागर में दोस्तों सुनामी तरंगों या फिर आप कहिए कि पोताश्रय तरंगों के कारण बहुत बड़ी और भारी मात्रा में विनाश हुआ। दोस्तों ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र
सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अधिकेंद्र क्या होता है, यह आप भली भांति जानते हैं, है ना। हमने पिछले अध्यायों में बहुत अच्छे से जाना था भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या है, और उसमें हमने जाना था कि अधिकेंद्र क्या होता है। जिस बिंदु से भूकंप का कंपन शुरू होता है वहाँ से लेके ऊपर की जो परपटी है उसके बीच की एक सीध में जो दूरी होती है, ये वाला बिंदु जो है वो कहलाता है अधिकेंद्र। ठीक है दोस्तों, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्मरण हो कि यह सबसे हानिकारक मानी जाती है अगर रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर जो है 9 आ जाती है तीव्रता तो, ठीक है ना। दोस्तों भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल के अकस्मात गति उसमें उत्पन्न हो गई थी, इस कारण से भूकंप आया था और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक के विस्थापित हो गया, नीचे की दिशा में अर्थात झुक गया। इस विस्थापन के कारण दोस्तों निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा, और इसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लग गया। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चल जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा, और दोस्तों यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम से हुआ ये कि हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूरी तरह से दोस्तों जलमग्न हो गए या फिर डूब गए। दोस्तों भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ने लगी तो तरंगों की जो लंबाई है दोस्तों वो कम हो गई। इसके बाद यहाँ पर यह दिया गया है दोस्तों कि जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक के कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक चली गई। इससे ये हुआ कि 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर जो हैं इसमें प्रभावित हो गए। दोस्तों भारत में आंध्र प्रदेश का जो तटीय प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सर्वाधिक इससे प्रभावित हुए थे, सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। इसके बाद दोस्तों आगे ये बताया गया है कि पहले से भूकंप का अनुमान तो हम लगा सकते नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। दोस्तों प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ हैं, कुछ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं आज भी नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय प्रक्रिया जो है वो बहुत कम होती है। चित्र आप देख रहे हैं, तमिलनाडु के तट पर सुनामी के द्वारा जो विनाश हुआ उसका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस जानकारी के अंतिम पैराग्राफ में यह दिया गया है कि सुनामी आने का प्रथम संकेत तो यह होता है कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ से जल में तेज़ी से कमी आने लगती है, फिर विनाशकारी तिरंगे उठने लगती हैं। और जब तट पर ऐसा हुआ था तो वो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसी के फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, यह सब जागरूकता की कमी की वजह से हुआ। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद है ज्वार भाटा, है ना, कि ज्वार भाटा क्या होता है। तो दोस्तों दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल उठता भी है और गिरता भी है, इसे कहा जाता है ज्वार भाटा। दोस्तों जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठ कर के जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है ना, तब उसे हम कहते हैं कि यह ज्वार है। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है, तट से पीछे की ओर, तो उसे हम कहते हैं भाटा। तो इस संदर्भ में ज्वार भाटा क्या हुआ ये आप समझ गए होंगे। अब यह क्यों हो रहा है, कैसे उठता है, उसके पीछे का कारण यहाँ पर हमें चित्र के माध्यम से बताया गया है। आप सबसे पहले समझिए, यहाँ पर दिया गया है लघु ज्वार भाटा, है ना। सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों की स्थिति आप पहले इस चित्र में ध्यान से देखिए। दोस्तों सूर्य और चंद्रमा
कि शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो है यह ज्वार भाटे उठते हैं। एक तो सूर्य के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो कि बहुत शक्तिशाली है, और एक है चंद्रमा का, ठीक है ना दोस्तों। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल जो है वो अभिकर्षित हो जाता है। इसके कारण उच्च ज्वार आने लगते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य जो है वह चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं, ठीक है। कौन से दिन? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। लेकिन चांद जब अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, वो विपरीत दिशा में काम करने लगता है और इससे महासागरीय जल पर असर पड़ता है। परिणाम से निम्न ज्वार भाटा आता है और ऐसे ज्वार को हम कहते हैं लघु ज्वार, ठीक है। तो उच्च ज्वार, लघु ज्वार क्या है ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ठीक है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उच्च ज्वार जो होता है ये मछली पकड़ने में भी बहुत मदद करता है। उच्च ज्वार के समय क्या होता है कि बहुत सारी मछलियाँ जो हैं वो बिल्कुल तट के एकदम निकट आ जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो मछुआरे लोग होते हैं ना, वो बिना किसी कठिनाई के इन मछलियों को पकड़ लेते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में एक छोटा सा क्रियाकलाप यहाँ पर बताया है कि एक बाल्टी को आप नल के पानी से 3/4 भर लीजिए और बाल्टी की एक और निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करिए। दूसरी ओर फिर से निकली हुई बर्फ़ डालना है। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कर सकते हैं। यानी कि वो जो धाराएँ हैं, जल की जो बूंदें, उनमें रंग आ जाएगा, जिससे कि आप देख पाएंगे कि जो धाराएँ हैं वो किस प्रकार से संवहनित हो रही हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला शीर्षक है अगले पैराग्राफ का, महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। आप समझिए कि एक नियम से, बिल्कुल नियमित रूप से महासागर की जो सतह होती है ना, उस पर जो धाराएं बहती हैं उन्हें कहा जाता है महासागरीय धाराएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गर्म और ठंडी दोनों हो सकती हैं। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो गर्म महासागर की जो धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। अब अगर भूमध्य रेखा से यह जो है उत्पन्न होने वाली है यहाँ से, तो ये बिल्कुल ध्रुवों की ओर ही बहेंगी, है ना दोस्तों। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है और जो यहाँ से प्रवाहित होती है ध्रुवों से, वो इस ओर गमन करेंगी, ठीक है। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएँ होती हैं दोस्तों। महासागरीय धाराएं जो हैं वो किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर ये बताया गया है कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है ना, बिल्कुल होता होगा। और जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिल जाती हैं दोस्तों, वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में मछली वहाँ पर पकड़ी जा सकती है। जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यह चित्र है जिसमें आपको इन एरोज़ के द्वारा, ये जो निशान है इनके द्वारा बताया गया है कि जो महासागरीय धाराएं हैं वो किस किस दिशा में कैसे प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। बीच में आप देख सकते हैं कि यह जो रेखा गई हुई है यह भूमध्य रेखा है, ठीक है दोस्तों। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरे वाला मौसम बनता है, कोहरा होता है और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय संपूर्ण रूप से आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। पूरी तरह से एक एक जानकारी आपको समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है और मेरी ऐसी उम्मीद है आपसे कि ज़रूर आप इस वीडियो को जो है पसंद करेंगे और शेयर करेंगे इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ इस जानकारी को। और दोस्तों जल्दी हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।